दोस्तों, स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन को देख रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा कहाँ पे अवस्थित है। क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा स्थल कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। और यह धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिला में। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा अगर जिला आपसे पूछे तो कौन है आपका? गुजरात का कच्छ जिला है। वहीं आपका सबसे छोटा जिला अगर भारत का पूछे कि भारत का सबसे छोटा जिला है, तो वह पुडुचेरी का माहे है। कौन आपका? पुडुचेरी का माहे है, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? केरल राज्य के तट पर है। कहाँ पे? केरल राज्य में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या धोलावीरा। अब धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा की खोज कब हुआ था? 1967-68 में। किनके द्वारा किया गया था? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जगपति जोशी। क्या देखिए, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। 1967-68 में इसकी खोज किनके द्वारा किया गया था? जगपति जोशी के द्वारा। और धोलावीरा की अगर बात करें, धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इसको कब शामिल किया गया? 2021। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चलेंगे अब यहाँ पे जानेंगे। आपका ऑप्शन नंबर राजस्थान दिया है, हरियाणा दिया है, और इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में कौन सा जगह पड़ जाएगा आपका? कालीबंगन। अगर कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? अब कहाँ पे आएंगे हम लोग? देखेंगे ऑप्शन नंबर हरियाणा में। कौन है आपका? ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा है। चलेंगे हरियाणा के बारे में जानेंगे। हरियाणा में अगर देखेंगे कौन सा जगह, तो बनवाली। कौन हो जाएगा? बनवाली। कौन हो जाएगा? बनवाली। बनवाली हरियाणा के कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रंगोई नदी। कौन सी हो जाएगा? रंगोई नदी। तो बनवाली रंगोई नदी के तट पर कहाँ पे पड़ता? हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता? हरियाणा में पड़ता है। अगर अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिला में, जिसकी खोज 1963 में किनके द्वारा किया गया था? सूरजभान के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? सूरजभान। चलेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग क्या क्या देखें इसमें। आपका धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, जिसकी खोज 1967-68 में किनके द्वारा किया गया? जगपति जोशी के द्वारा किया गया। धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? गुजरात का कच्छ है। सबसे छोटा जिला पूछे तो पुडुचेरी का माहे, जो कहाँ पे पड़ता है? केरल में। हरियाणा की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे थे? ऑप्शन नंबर ए में आपका राजस्थान दिया है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में। उसके बाद हरियाणा में बनवाली रंगोई नदी के तट पर। भारत का सबसे बड़ा अगर सिंधु स्थल पूछे तो कहाँ पे पड़ेगा? राखड़ीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिला में, जिसकी खोज कब किया गया था? आपका सूरजभान के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? सूरजभान के द्वारा किया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिताक्षरा ग्रंथ के रचिता निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा ग्रंथ के रचिता निम्न में से कौन सा आपका? विज्ञानेश्वर है। अगर इसे देखें या किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका कल्याणी कल्याणी चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ। कल्याणी चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ था। और किसके दरबार के थे आपका? राजा विक्रमादित्य के दरबार से जुड़ा हुआ था। राजा विक्रमादित्य के दरबार। क्या देखे आपका? विज्ञानेश्वर या कल्याणी चालुक्य वंश के किस राजा से जुड़ा हुआ था? आपका राजा विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े हुए थे। अगर जीमूती वाहन की बात करें तो इन्होंने क्या चीज की रचना किया था? आपका दया भाग की रचना किसके द्वारा किया गया? जीमूती वाहन। दया भाग की रचना किनके द्वारा किया गया? जीमूती वाहन। वहीं पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया?
आपका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त जिसको चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता, चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किन्होंने किया था, आपका विष्णुगुप्त तथा चाणक्य ने किया था। तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो कौन है आपका, प्रयाग स्तंभ लेख है। कौन है, प्रयाग अभिलेख। तो निम्न में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग अभिलेख है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं इसमें, अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त कौन वंश से संबंध है आपका, गुप्त वंश से। कौन वंश है, गुप्त वंश से। और गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था 240 ईस्वी में किया था। कब किया था, 240। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच था। कौन था, घटोत्कच, जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था। क्या चीज की उपाधि धारण किया था, महाराजा। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ आपका, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिन्होंने आपको कौन चीज की उपाधि धारण किया था, महाराजा की। महाराजा, महाराजा की उपाधि, महाराजा धीराज की, सॉरी, महाराजा धीराज। महाराजा की उपाधि तो घटोत्कच ने, महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आज चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका कौन आया, समुद्रगुप्त। सबसे पहले क्या देखे, गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने किया, श्रीगुप्त ने किया 240 में। उसके बाद कौन आया, घटोत्कच। घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण किया, महाराजा की उपाधि धारण किया। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने कई सारी उपाधि धारण किया था, इसको कविराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कविराज। इनके अलावे परमभागवत, परमभागवत की उपाधि किन्होंने धारण किया, समुद्रगुप्त ने किया। विक्रमांक, विक्रमांक, विक्रमांक की उपाधि भी किन्होंने धारण किया, आपका समुद्रगुप्त ने ही धारण किया। इसके अलावा अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किन्होंने किया, समुद्रगुप्त। तो परमभागवत, विक्रमांक एवं अश्वमेधकर्ता की उपाधि किन्होंने धारण किया था, समुद्रगुप्त ने ही। और पहली बार परमभागवत की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति भी कौन था, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासक को, 9 शासक को, और दक्षिणावर्त के कितने शासक को, 12 शासक को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता, भारत का नेपोलियन कहा जाता। क्या कहा जाता, भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर इसकी बात किया जाए कि समुद्रगुप्त किसके उपासक माने जाते, तो समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक माने जाते। समुद्र समुद्र किसके उपासक माने जाते, विष्णु के उपासक माने जाते। इनके दरबारी कवि की बात करें, इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिसेन था। क्या नाम था, हरिसेन। और जिन्होंने क्या चीज की रचना किया था, इलाहाबाद प्रशस्ति अथवा प्रयाग अभिलेख की स्थापना किन्होंने किया था, हरिसेन। किनके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। किनके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी में, मंदसौर अभिलेख है या मालवा शासक, या मालवा शासक कौन हो जाएगा, यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा के शासक यशोवर्मन से संबंधित कौन हो गया, मंदसौर अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया, हाथी गुफा अभिलेख में। पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया, हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। इसके अलावा अगर हाथी गुफा की बात करें, इसका संबंध किससे होगा, कलिंग राज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राज खारवेल से। किससे संबंध है, कलिंग राज खारवेल से संबंध। हाथी गुफा का संबंध किससे, कलिंग राज खारवेल से है। अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध किसके है, रुद्रदामन प्रथम से। जूनागढ़ का संबंध किससे है, रुद्रदामन प्रथम से। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कहां पे हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में कहां पे हुआ था, केरल में हुआ था। यह एक कृषक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, यह एक कृषक विद्रोह था। 1921 से पहले भी यहां पे झड़प हुआ था। किसके बीच हुआ था, स्थानीय और जमींदारों के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था, स्थानीय और जमींदारों के बीच हुआ था। स्थानीय और जमींदारों के बीच हुआ था मोपला में। तो मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में, केरल में हुआ। उसके पहले भी स्थानीय और जमींदारों के बीच हुआ था। और अगर मोपला कृषक की बात करें, मोपला कृषक कौन थे, तो या मुस्लिम थे। कौन थे, मुस्लिम थे। मोपला कृषक क्या थे, मुस्लिम थे। लेकिन वहां के जमींदार
वहां के जमींदार कौन थे? हिंदू थे। वहां के जमींदार कौन थे? हिंदू थे। तो मोपला देखिए, मोपला विद्रोह कहां पे हुआ? केरल में हुआ। कब हुआ? 1921 में हुआ। यह एक कृषक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? यह कृषक विद्रोह था। यह स्थानीय और जाति स्थानीय एवं जमींदारों के बीच में हुआ था। या कृषक यहाँ के कौन थे? मुस्लिम थे। और जमींदार वहां पे कौन थे? आपका हिंदू थे। जमींदार कौन थे? आपका हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अलबरूनी के संबंध में निम्नलिखित में तत्व में से कौन सा सही है? वह ख्वारिज्म क्षेत्र का रहने वाला था। अलबरूनी ख्वारिज्म क्षेत्र का रहने वाला था। वह विभिन्न विषय का ज्ञाता था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद उसकी रचनाई थी। क्या कह रहा है? वह ख्वारिज्म क्षेत्र का रहने वाला था, यह भी सही है। वह विभिन्न विषयों का ज्ञाता भी काम था, आपका अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ वह भारत भी आया था और किताबुल हिंद की रचना भी की गई थी। तो चारों ऑप्शन इसमें आपका क्या है? सही है। यहाँ पे बात आ रही है महमूद गजनवी की। अगर महमूद गजनी की बात करें तो यह गजनी वंश से संबंधित था। कौन वंश से था? गजनी वंश से संबंधित था। इसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1971। पिताजी का नाम क्या था? सुबुतगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुतगीन। तो महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुतगीन था। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के शासनकाल में यह खुरासन का शासक हुआ करता था। अगर महमूद गजनी की बात किया जाए कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 में। महमूद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 में किया था। पेशावर के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? पेशावर के विरुद्ध किया था। और कुछ क्षेत्र को जीतने के बाद पुनः वह अपना देश लौट गया था। और अगर पूछा जाए कि मूर्तिवाद के विरुद्ध, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत इसका कब हुआ था? 1008 में। कब हुआ था? 1008 में। महमूद गजनी ने पहली बार मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत कब की जीता था? 1008 में। वह किसके विरुद्ध था? नागरकोट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? नागरकोट के विरुद्ध था। इसके बाद देखें इनका सबसे चर्चित आक्रमण, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 का, जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर जो कहां पे पड़ता है? सौराष्ट्र में। कहां पे पड़ता है? सौराष्ट्र में। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का चर्चित आक्रमण था, जो कहां पे हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर, जो कहां पे पड़ता है? सौराष्ट्र में पड़ता है। अगर देखा जाए महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब किसके साथ था? जाठों के साथ। महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण जाठों के साथ था। कब था? 1027 में। कब था? 1027। महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण जाठों के साथ था 1027 में। और महमूद गजनी का मृत्यु कब होती है? 1030 में। महमूद गजनी का मृत्यु होता है 1030 में। महमूद गजनी के दरबार में कई व्यक्ति भी रहते थे, विद्वान, जिनका नाम था अलबरूनी, अलबरौनी, अलबरौनी फिरदौसी, अलबरौनी फिरदौसी, अलबरौनी फिरदौसी, उत्बी, उत्बी और फारूकी, उत्बी और फारूकी। तो महमूद गजनी में कई विद्वान देखे, अलबरौनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले विद्वान का नाम क्या था? अलबरौनी, फिरदौसी, उत्बी और कौन था? फारूकी। अलबरौनी, फिरदौसी, उत्बी और कौन था? फारूकी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है आपसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था? तो यह किसके साथ हुआ था? आपका मंगलोर की संधि के साथ। किसके साथ हुआ था? मंगलोर। आप यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका चार गो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 68, सॉरी 67 से होगा, 1900 कहाँ से आ जाएगा? 1767 से 69, 1767 से 69 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। गवर्नर कौन था? बरेलास्ट था। कौन था? बरेलास्ट था। प्रथम में कौन था? बरेलास्ट था। और कौन सी संधि हुआ था? मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? मद्रास। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ और इसमें गवर्नर कौन था? बरेलास्ट था। और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसमें गवर्नर था आपका वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। और इसमें संधि हुआ था मंगलोर की संधि। कौन हुआ था? मंगलोर की संधि हुई थी। अगर बात करें टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली का मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, बरेलास्ट गवर्नर। और कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। दूसरा 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग था, उसमें संधि कौन सा हुआ? मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इसमें कौन था? कर्नवालिस था। कौन था? कर्नवालिस। इसमें गवर्नर कौन था? आपका कर्नवालिस था। इसमें संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की।
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थांक मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1799 में हुआ था। चतुर्थांक मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। इसमें था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और इसी युद्ध में कौन मारा गया था? आपका टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 में। टिप्पू सुल्तान को ही शेर ए मैसूर कहा जाता था। शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर किसको कहा जाता? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान के झंडे पर शेर का तस्वीर बना हुआ था। तो टिप्पू सुल्तान चतुर्थांक मैसूर युद्ध के दौरान मारा जाता है। और उसमें गवर्नर कौन था? आपका लॉर्ड वेलेजली। क्या देखे? पहला 1767-69 बर्लास्ट था। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। दूसरा 1780 से 84 वारन हेस्टिंग रहा। कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि। तृतीयांक मैसूर युद्ध 1790 से 92 कर्नवालिस था। कौन संधि हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा कब हुआ? 1799 में लॉर्ड वेलेजली। कौन सी और कौन इसमें मारा था? टिप्पू सुल्तान। और टिप्पू सुल्तान को ही क्या कहा जाता? शेर ए मैसूर कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं का एक प्रसिद्ध काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अब यह किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान 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 रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह जो आपका क्या कहते हैं काकोरी कांड हुआ था, किसके द्वारा हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा हुआ। कब हुआ था? आपका 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जो कहां पे जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी ट्रेन। आपका 8 डाउन ट्रेन था। उसको लूटने का विचार बनाया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बनाया गया था। तो क्या देखे, यह किसके द्वारा हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होती है। अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना कब होती? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल किनके द्वारा हुआ? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और असफाउल्ला खां किनके द्वारा हुआ? असफुल्ला खां के द्वारा। क्या देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसके द्वारा हुआ? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं असफुल्ला खां किसके द्वारा हुआ? असफुल्ला खां के द्वारा हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8 क्या कह रहा है आपसे? 8वीं क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया था? किसमें किया गया? आपका लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किनके द्वारा किया रहा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हो रहा था। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आपका अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था। और यह जो आपका लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, इसी में क्या चीज को पारित किया गया था? द्विराष्ट्र का प्रस्ताव को पारित किया गया। क्या चीज को पारित किया गया? द्विराष्ट्र प्रस्ताव को पारित किया गया। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कब मनाया जाता? 23 मार्च को। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता? 23 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान शब्द किन्होंने दिया था पहली बार? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में। कब दिया? 1933 में। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा कब किया गया? 1933 में। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें, अगर पाकिस्तान के संविधान की बात करें, पाकिस्तान ने अपना संविधान कब लागू किया था? पाकिस्तान ने अपना संविधान कब लागू किया था? 23 मार्च 1956 को। कब किया था? 23 मार्च 1956। इसलिए 23 मार्च को और क्या मनाते हैं हम लोग? पाकिस्तान दिवस। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस। क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए इन बतूता का रहने वाला कहाँ का था जी? यह था अफ्रीकी महादेश का था, जो मोरक्को कहते हैं। तो मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए इन बतूता कहाँ पर रहने वाले थे? अफ्रीका महादेश के रहने वाले थे। यह आया कब था? तो 1333 में। किनके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी कहते हैं जी। किनके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त किन्होंने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको किया था? इन बतूता को। और इन बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। इन बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। इन बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। यह भारत में कितने दिन तक रहा था? 8 वर्ष तक रहा था। कितना दिन तक रहा था? 8 वर्ष तक रहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 क्या कहता? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की बात हो रही है जी। तो राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया आपका? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का उल्लेख किसमें आता है? 80 में। ठीक है। और सांसद, संसद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 79 में। संसद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 79 में है। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का उल्लेख किसमें हो गया? 80 में हो गया। और लोकसभा किसमें हो जाएगा? 81 में। लोकसभा किसमें हो जाएगा? 81। लोकसभा किसमें हो जाएगा? 81। अगर राज्यसभा की अगर अधिकतम सदस्य की बात करें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 250। राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 250 हो सकता है। जिसमें कितना का चुनाव होता है? 238 का चुनाव और 12 गो का क्या होता? मनोनयन। लेकिन वर्तमान में जी, वर्तमान में कितना आपका है? 245 ही है। कितना है? 245। जिसमें चुनाव कितना का होता है? 233 का चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, और 12 गो क्या होता है? मनोनीत होता है। 233 को चुनाव निर्वाचित होती है, और 12 गो क्या होता है? मनोनीत होता है। तो अधिकतम राज्यसभा में कितनी सदस्य हो सकती है? 250 हो सकती है। जिसमें 238 को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, 12 गो का मनोनयन किया जाएगा। वर्तमान में लेकिन कितना है? 245 है। 233 का राज्य 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, और 12 गो का क्या होता है? मनोनयन होती है। राज्यसभा की गठन की बात करें, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 होता है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता? उच्च सदन भी कहा जाता। बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं क्या कहा जाता है? बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में तो आपका इंग्लिश है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 नंबर क्या है आपका? यह भी इंग्लिश है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये सब आप अपने से बना लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपको क्या कह रहा है? कॉलम ए को कॉलम बी और कॉलम सी को मिलान करना। यहाँ पे 3 कॉलम की बात हो रही है जी। तो पीयूष ग्रंथि से क्या आता है? वृद्धि हार्मोन आता है। पीयूष ग्रंथि से क्या आता है? वृद्धि हार्मोन आता है। और यह क्या करता है आपका? शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि करता किसको कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है उसी को शरीर वृद्धि करता एवं विकास कहा जाता है। तो इसका क्या बन गया आपका? 1 2 1 आर ना, यह आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। और इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो देखेंगे और मिलान करेंगे। अग्नाशय, अग्नाशय की बात करेंगे तो यह 4 में जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें? आपका इंसुलिन। अग्नाशय से क्या आता है? इंसुलिन। जिसमें जानते हैं बीटा इंसुलिन के बारे में जानते हैं, अल्फा के बारे में जानते हैं। तो अग्नाशय से क्या आता है? इंसुलिन आता है। और इंसुलिन किसमें क्या होगा? इसे शरीर चपाचप दर का आपका नियमन होगा, और क्या हो जाएगा? क्यू में आएगा। उसके बाद अधिवृक्क की बात करें तो अधिवृक्क से क्या होगा आपका? पदुनेली होगा। क्या होगा? पदुनेली होगा। और इससे क्या होता है आपका? क्या? आपातकाल, आपातकाल स्थिति में के लिए शरीर तैयार करती है। आपातकाल स्थिति के लिए क्या करता है? शरीर तैयार करता है। लास्ट में क्या आपका? थायराइड। थायराइड से क्या होता है आपका? थायरोक्सिन। थायराइड से क्या आता है आपका? हार्मोन, कौन सा हार्मोन आता है? थायरोक्सिन आती है। जिससे क्या होती है आपका? रक्त शर्करा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये गलत हुआ है क्या यहाँ पर? ठीक है, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैव प्रौद्योगिकी में प्लास्टिक का उपयोग वेक्टर के रूप में करने के लिए उसमें कौन सा गुण होनी चाहिए? तो प्रकृति की उत्पत्ति की उपस्थिति, पहला क्या होनी चाहिए? प्रकृति की उपस्थिति होनी चाहिए। एक या अधिक वर्णयोग चिन्ह की उपस्थिति भी होनी चाहिए।
क्लोनिंग स्थल या प्रबंधित स्थल भी होनी चाहिए, 1 2 3 हो जाएगा। और इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं जी, बहुत इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होगा, इसका क्या होगा, आकार छोटा होगा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 कम गलत होगा, तो इसमें कौन सही हुआ, 1 2 3, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, पौधे में फ्लोएम उत्तक। हम लोग जानते हैं जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। आपका उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जटिल उत्तक, जटिल उत्तक की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक जाइलम होती है, दूसरा क्या होती है, फ्लोएम होती है, जिसको संबंधीय उत्तक भी कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को। तो पौधे में फ्लोएम उत्तक के माध्यम से खाद का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया जाता है, तो आपका क्या हो जाए, तो दाब प्रभाव परिकल्पना के द्वारा, प्रेशर फ्लो के द्वारा। तो दाब प्रभाव परिकल्पना के द्वारा फ्लोएम का काम मुख्यतः क्या होती है, एक होता है जाइलम, जाइलम का काम होती है जड़ से जल और खनिज को ऊपर ले जाना। फ्लोएम का काम होता है पत्ती के द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा उसको सभी अंगों में पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होती है, जटिल उत्तक होती है, इसको संबंधीय उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। 16 क्या करा है, लेमार्कवाद। लेमार्कवाद का सिद्धांत जिसमें कहा गया था कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, किसके उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होती है आपकी, तो यह मानव की जिरोफा से ऊंची पत्तियों तक पहुंचाने के लिए अपनी गर्दन लंबी की ओर गुण वंशागत को। तो जिराफ का जो लंबी गर्दन होती है उसी के बारे में बता रहा है कौन, आपका लेमार्कवाद। कौन बता रहा है, लेमार्कवाद। और आपका 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन, दर और रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर मस्तिष्क की बात आती है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, एक बार जल्दी में हम लोग जान लेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क की अगर बात करें तो मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। पहला कौन हो जाएगा आपका, आग्र मस्तिष्क, पहला हो जाएगा आग्र मस्तिष्क, पहला कौन होगा, आग्र मस्तिष्क होगा। दूसरा बात करेंगे मध्य मस्तिष्क, क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क होगा। तीसरा की बात करें तो वह पश्च मस्तिष्क होगा, क्या होगा, पश्च मस्तिष्क होगा, पश्च मस्तिष्क होगा। इसमें अगर देखें अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग आता है, सेरिब्रम होता है, कौन होता है, सेरिब्रम होता है, कौन होता है, सेरिब्रम। उसके बाद कौन होता है, डाइसेफ्नॉल, कौन होता है, डाइसेफ्नॉल होता है। तो कौन हुआ, एक सेरिब्रम हुआ, दूसरा कौन हुआ, डायनेसेफ्लॉन। डायनेसेफ्लॉन का भी 2 भाग होता है, एक थाइलमस, कौन होता है, थैलेमस, दूसरा कौन होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होती है, क्या होती है, हाइपोथैलेमस होती है। वहीं बात करें मधमस्तिष्क, मधमस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा क्वाटिजेनम, कार्पोरा, कार्पोरा, कार्पोरा क्वाटिजेनियम, कार्पोरा क्वाडिजेनियम, जेमिना, जेमिना होता है, कार्पोरा क्वाटिजेमिना होता है। और दूसरा कौन होता है आपका, सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल होता है, कौन होता है, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे तो इसका भी 2 भाग होती है, इसका होता है आपका सेरिबेलम, कौन होता है, सेरिबेलम, कौन होता है, सेरिबेलम होता है। और दूसरा कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या जाने यहाँ पे मस्तिष्क, मस्तिष्क को क्या भाग में बांटा गया, 2 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 2 भाग सेरिब्रम और क्या हुआ, डायनेसेफ्लॉन। डायनेसेफ्लॉन का भी 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया, कार्पोरा क्वाटिजेमिना, कार्पोरा क्वाटिजेमिना। और दूसरा कौन हुआ, सेरिब्रल पेंडिकल, कौन हुआ, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा हुआ। अब जानेंगे इसका काम क्या होता है जी। अगर सेरिब्रम की बात करें तो जितना सोचने समझने पढ़ने लिखने का काम होता है वह कहां से होता है, सेरिब्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है, सेरिब्रम। दूसरा आता है डायनेसेफ्लॉन, डायनेसेफ्लॉन के 2 भाग होता है, एक थैलेमस, दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो अगर इसको देखा जाए तो सेरिब्रम को आपका मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कहा जाते हैं, सबसे विकसित भाग। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग किसको कहते हैं, सेरिब्रम को कहा जाता है। थैलेमस की बात करें तो यह क्या की करता है, यह आपका ठंडा, ठंडा गर्म दर्द, तो ठंडा गर्म और दर्द को नियंत्रित पहचानने का काम कौन करता है, आपका थैलेमस। तो ठंडा गर्म दर्द के बारे में नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो भूख प्यास, भूख प्यास, प्यार,
प्यार, घृणा, इस सब का आपका मेन हेड कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार और घृणा किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, जो कि किसका भाग था? डायनेसिफ्लॉन का भाग था। किसका था? डायनेसिफ्लॉन का। अब बात करेंगे मद मस्तिष्क का। मद मस्तिष्क का दो भाग देखिए, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना, दूसरा कौन था? सेरिब्रल पेंडिकल था। कार्पोरा क्वार्टिजेनम का काम क्या होता है? देखने एवं सुनने, देखने एवं सुनने, देखने एवं सुनने का नियंत्रण करने का काम कौन करता? कार्पोरा क्वार्टिजेनियम, किसका भाग था? मद मस्तिष्क का भाग था। सेरेब्रल पेंडिकल की बात करें तो यह शरीर का संतुलन बनाता है जी। शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरेब्रल पेंडिकल करता है। कौन करता है? सेरेब्रल पेंडिकल। अब आता है सेरिबेलम। अच्छा, ये सेरिब्रम होगा आपको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता था। मेरुरज्जु को मतलब मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। सॉरी, सेरिबेलम का काम क्या होता है? मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम आता है। सेरिबेलम की बात करें तो यह क्या करता है? आपका संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लांगाटा की बात करेंगे तो उल्टी 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 का नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, जो पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। कौन है आपका? सबसे अंतिम भाग है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 18। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? जॉन क्लर्क, माइकल एच डेब्रॉट और जॉन एम मार्टिनीज को, तीनों को दिया गया। ये तीनों है जी। अब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीन व्यक्ति को 2025 में दिया गया, जिनमें पहला व्यक्ति था जॉन क्लर्क, दूसरा माइकल एच डेब्रॉट है, तीसरा कौन है? जॉन एम मार्टिनीज है। इसके अलावा अगर हम लोग जाने चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? तो मेरी फ्रेड, मेरी फ्रेड, मेरी फ्रेड सिमोर को। किसको मिला? मेरी फ्रेड सिमोर। हम छोटा छोटा नाम लिख रहे हैं जी। क्या देखे? चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी फ्रेड सिमोर को मिला है, तीन व्यक्ति को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में तीन व्यक्ति को मेरी फ्रेड सिमोर को मिला। इसके अलावा जाने रसायन के क्षेत्र में, रसायन, रसायन के क्षेत्र में अभी तीन व्यक्ति को मिला है, जिसमें पहला कौन था? कीतागाबा, कीतागाबा, कीतागाबा रॉबसन, कीतागाबा रॉबसन और उमर। कौन हो जाएगा? उमर। तो रसायन के क्षेत्र में तीन व्यक्ति को मिला, कीतागाबा, रॉबसन और उमर को मिला। इसके अलावा अर्थशास्त्र में, अगर अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र के में कितना व्यक्ति को मिला है? तीन व्यक्ति को। और शास्त्र में भी मोकिर। कौन हुआ? मोकिर, मोकिर, मोकिर फिलिप, मोकिर फिलिप पीटर, मोकिर फिलिप और पीटर को मिला, मोकिर फिलिप और पीटर को। इसके अलावा अगर देखें शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है आपको? माचाडो। शांति को, शांति के क्षेत्र में माचाडो को मिला। और माचाडो कहां से? वेनेजुएला से। कहां पे है? वेनेजुएला। इसके अलावा एक और देखें साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में होरकाई को मिला है, होरकाई को, जो कहां से है जी? हंगरी से है। कहां से है? हंगरी से है। चलेंगे एक बार पुनः बता देते हैं क्या क्या देखे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि भौतिक, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किनको मिला? जॉन क्लर्क को मिला, माइकल एच डेब्रॉट को मिला, जॉन एम मार्टिनीज को मिला। इसके अलावा चिकित्सा में देखें, चिकित्सा में भी तीन व्यक्ति को, मेरी फ्रेड सिमोर को, मेरी फ्रेड सिमोर को मिला। चिकित्सा में तीन व्यक्ति को मिला। रसायन में कितना व्यक्ति को मिला? तीन व्यक्ति को, कीतागाबा, रॉबसन और उमर, कीतागाबा, रॉबसन और उमर। अर्थशास्त्र में तीन व्यक्ति को, मोकिर फिलिप और पीटर, मोकिर फिलिप और पीटर। शांति के क्षेत्र में मचाडो को मिला, जो वेनेजुएला से संबंध है। साहित्य में किनको मिला? होरकाई को मिला, जो कहां से संबंध रखता है? हंगरी देश से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का था, भारत अधिकार, भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने जा रहा है? किसको छोड़ रहा है? जापान को। किसको छोड़ रहा है? जापान। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन रहा है? जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट 20 में 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जिला में लगभग कितने करोड़ रुपया मूल्य के विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कितना किया आपका? 13,000 करोड़ का। कितना किया? 13,000। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जिला में लगभग कितना करोड़ रुपया के मूल विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? कितना किया है? 13,000 करोड़ का। कितना किया है? 13,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या करा? फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 में किया गया था। इसके अलावा इसका दो सदस्य और था जी। फजल अली तो आपको दिया ही क्वेश्चन में, इसके अलावा दो इसमें कौन सदस्य था आपका?
के एम पनिकर, के एम पनिकर, के एम पनिकर, के एम पनिकर था। और उसके अलावा एच एन कुंगरू था। कौन था? एच एन कुंगरू। कुंजरू कौन था? कुंजरू था। घुंगरू नहीं होगा जी, कुंजरू होगा। कुंजरू कौन था? कुंजरू। कौन था? एच एन कुंजरू था। तो के एम पनिकर और कौन था आपका? कुंजरू था, कुंजरू था। तो क्या देखिए, फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 में। अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना था जी? 2 अक्टूबर 1953 को। 2 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और अगर बात किया जाए कि फजल अली ने जो आयोग बना था, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था जी? सितंबर 1955 में। कब दिया था? सितंबर 1955 में। कब दिया था? सितंबर 1955। फजल अली जो आपका भाषा के आधार पर राज्य को गठित करने के लिए बना था, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? सितंबर 1955 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राजकीय नीति के निदेशक तत्व के तहत प्रस्तुत सहायता व उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता किसमें है जी? 42 में। प्रसूति सहायता किसमें है? 42 में। चलेंगे, राजकीय नीति निदेशक सिद्धांत की बात आती है, कौन सी भाग में हो जाएगा? भाग 4 में। अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर 51। 36 से लेकर 51। तो राजकीय नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। चलेंगे, अनुच्छेद 36 क्या कहता? 36 क्या कहता? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 की बात करें तो यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तन योग नहीं है जी। न्यायालय में परिवर्तन योग नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, जबकि राज्य की नीति सिद्धांत के विरुद्ध हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? इसमें लोक कल्याणकारी की बात की गई। लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी की बात किसमें है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है। 40 में कहेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या हो जाएगा आपका? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 में हो जाएगा मानवीय अनुकूल। मानवीय अनुकूल वातावरण होनी चाहिए। जहां पे व्यक्ति काम करने जा रहा है वहां की वातावरण कैसी होनी चाहिए? मानवीय अनुकूल होनी चाहिए। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 42 में। प्रसूति सहायता जी। प्रसूति सहायता भी किसमें है? अनुच्छेद 42 में। 43 की बात करें तो निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग की भी बात करें तो अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 की अगर बात करेंगे, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 46 की बात करें तो एससी और एसटी के शिक्षा की बात की गई है। 47 में पोषणहार स्तर को ऊंचा करना एवं शराबबंदी का भी उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 47 में। 48 में क्या है आपका? 48 में हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। 49 की बात करेंगे, 48 की क भी होगा। 48 की क की बात करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन जीव का संरक्षण किसमें है? 48 के क में है। 49 में हो जाएगा आपका स्मारकों का, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 की बात करें तो 50 में क्या हो जाएगा? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व आपका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। चलेंगे, एगो जल्दी आपका रैपिड फायर में इसको रिवीजन कर देते हैं। भाग 4 में क्या था? राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। राजकीय नीति सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिया है। भाग अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय में परिवर्तन योग नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी की बात। 39 में समान काम के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 में मानवीय दशा होनी चाहिए, जहां काम करने जा रहा है वहां की वातावरण मानवीय अनुकूल होनी चाहिए। प्रसूति सहायता 42। 43 में निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग का भी उल्लेख अनुच्छेद 43 में। 44 में समान
सिविल संहिता। 45 में निःशुल्क निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 46 में SC/ST की शिक्षा की बात की गई है। 47 में पोषणहार स्तर को ऊंचा करना एवं शराबबंदी की बात की गई है। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीव का संरक्षण। 49 में हो जाएगा आपका क्या था, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में हो गया आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 क्या कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा, 75 ना होगा। आपका विधान परिषद की बात कर रही है, विधान परिषद में कितना सदस्य होती है, 75 गो होता है। विधानसभा की बात करती, विधानसभा अगर बिहार में विधानसभा की बात करते हैं कितना सीट है आपका, 243। बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243। बिहार में लोकसभा सीट, बिहार में लोकसभा सीट कितना है जी, 40 गो है। बिहार में राज्यसभा सीट, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 गो है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 गो है। तो बिहार में विधान परिषद की सीट कितना था, 75 था। बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243। बिहार में लोकसभा सीट 40 गो। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 है। बिहार की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 54,163 किलोमीटर। बिहार की कुल क्षेत्रफल 54,163 किलोमीटर। अगर बात किया जाए बिहार का क्षेत्रफल 54,263 किलोमीटर। बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो कितना है आपका, 10,40,99,452। 10,40,99,452। जातिगत जनगणना के अनुसार देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या आपका, 13,07,25,310। 13,07,25,310 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति के निदेशक तत्व में निम्नांकित में से किस निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। तो सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता भी जोड़ा गया। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागी भी जोड़ा गया। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन जीव का भी संरक्षण जोड़ा गया। अभी किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन। इस सभी का अनुच्छेद अभी देखे थे जी। निःशुल्क कानूनी सहायता निधि, आपका विधिक सहायता के बारे में भी देखे थे। उद्योग प्रबंधन के बारे में देखे, पर्यावरण का संरक्षण के बारे में भी देखे। तो यह क्या था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस सारी बात को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। 25 क्या कहता है, संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन कब हुआ था। संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन कब हुआ था आपका, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची थी, कितना है जी, 12 गो अनुसूची। कितना अनुसूची है, 12। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितना अनुसूची थी, सॉरी 12 है नहीं है, ये आपका 10 होगा। ये तो हम लोग अभी वर्तमान में आ गए ना, कितना होगा आपका, 10 गो होगा। कितना होगा, 10 गो। उसके बाद अगर देखिए इसमें अनुच्छेद कितना था, 321 को था। कितना था, 321। जिसमें हमारे भारतीय संविधान में टोटल 250 अनुच्छेद को डायरेक्ट कहां से उठाकर जोड़ा गया आपको, भारत शासन अधिनियम 1935 को। कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के द्वारा आपको क्या देखा गया कि केंद्र में आपका द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और आपका प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कब हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आपका प्रांतों में शुरू हुआ था 1919 में, समाप्त हुआ 1935 में आकर। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू होता, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 क्या कर रहा है, किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1975 में। किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 1975। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या नंबर का था, 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले हुआ था 35वां संविधान संशोधन जी। कब हुआ था, 1974 में। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974, जिसके तहत सिक्किम को भारत का सहराज घोषित किया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974, 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य किसको घोषित किया गया, सिक्किम को। किसको घोषित किया गया, सिक्किम को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल स्थापित हुआ था जी। किसके द्वारा था, पीस्ट इंडिया एक्ट 1784। पीस्ट इंडिया एक्ट 1784
इसमें देखेंगे अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। और 1784 के तहत क्या हुआ? इनमें से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल स्थापित हुआ था? तो 1784, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता। उसके बाद था चार्टर अधिनियम 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 29 में क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस संस्था की सदस्यता को विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया गया है? किसको किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक को। अगर आईएमएफ की बात करें कि निम्न में से किस संस्था की सदस्यता में विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को? आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था जी? आईएमएफ का भी देखेंगे, डब्ल्यूटीओ 1944 में। कब हुआ था? 1944 में या 45 में हो जाएगा जी? 44 में हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से यह काम करना शुरू कब कर दिया था? 1945 से। कब काम शुरू किया? 45 से। अंतर्राष्ट्रीय इसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा आपका? आईएमएफ का मुख्यालय कहां होगा? वाशिंगटन डीसी। और कहां पे होगा? वाशिंगटन डीसी। विश्व व्यापार बैंक की बात करें, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। तो आईएमएफ कब हो गया? 1945। कब हो गया? 1945 में। उसके बाद डब्ल्यूटीओ, हाँ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995। मुख्यालय इसका कहां था? जो ना जाने जनेवा। कहां था? जनेवा। और जनेवा कहां पे पड़ता है जी? स्विट्जरलैंड में। कहां पे पड़ता? स्विट्जरलैंड। कहां पे पड़ता? स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। मुख्यालय कहां था? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। उसके बाद अंकटाड की स्थापना की अगर बात करें, 30 दिसंबर 1964। 30 दिसंबर 1964। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964, और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंकटाड की अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसकी भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्थापना 30 दिसंबर 1964। उसके बाद आता विश्व आर्थिक मंच, डब्ल्यूईएफ की स्थापना 24 जनवरी 1971। 24 जनवरी 1971, और इसका भी मुख्यालय जेनेवा ही है। कहां है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा। क्या देखिए, आईएमएफ आईएमएफ की स्थापना 1945 में। औपचारिक रूप से तो 44 में हुआ था, लेकिन काम करना कब से शुरू किया? 1945 का। मुख्यालय कहां था? वाशिंगटन डीसी था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में। उसके बाद अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कर रहा है? बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया है? बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय मतलब खर्च कितना दर्शाया गया है? तो यह हो जाएगा लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया। 3,17,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31। 31 क्या कह रहा है आपसे? हाँ, जो किए गए उपकारों को मानता है, तो कौन सा शब्द बनेगा जी? तो वह बनेगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहा जाएगा। आज्ञा की बात करें, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, नहीं जानता हो, उसको क्या कहेंगे जी? अज्ञेय कहेंगे ना। जो कुछ नहीं जानता तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। और जिसके जिसके तक ना पहुंचा जा सके, ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहेंगे जी? आगम कहेंगे। क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। और जिसके पास कुछ ना हो, जिसके जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो, उसको अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकिंचन। क्या कहेंगे? अंकिंचन। अंकिंचन। जिनके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? अंकिंचन। जिसके तक नहीं पहुंचा जा सके उसको क्या कहेंगे? आपका अज्ञेय ना। उसके अलावा अगर देखिए आपका, जिसको देखा ना जा सके अपारदर्शी, जिसको नहीं देखा जा सकते उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान रखेंगे, एडीओ का एग्जाम का डेट की घोषणा हो चुका है। तो क्या देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनकार्थिक है जी?
आनंद का मतलब क्या हुआ? खुश। क्या हो जाएगा? खुशी। आनंद का क्या हो जाएगा? खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा, यदि मेंडल के प्रयोग में, देखिए अब यहां पहली बार आप देखेंगे कि हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात को पढ़े थे, अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। यदि मेंडल के प्रयोग में बैंगनी फूल वाले पौधे का संकरण सफेद फूल वाले पौधे से कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 800 पौधे प्राप्त हो तो लगभग कितने सफेद फूल प्राप्त होंगे? आप देखे होंगे एक क्रॉस से अगर बात किया जाए, ये तो एक संकरणीय क्रॉस में आपका फिनोटाइप अनुपात कितना था? 3:1 था। और इसको टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4 हुआ। तो 1/, क्या होगा? 4 होगा। और मान आपको कितना दिया है? 800 दिया है। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपको? 200 आएगा। कितना आएगा आपको? 200 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कौन सी कोशिका विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी शामिल है? तो कौन बनेगा? लिम्फोसाइट। कौन बनेगी? लिम्फोसाइट, जिसमें बी कोशिका और क्या पाई जाती है? टी कोशिका। लिम्फोसाइट में क्या आ गया? बी कोशिका और टी कोशिका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। 35 का रहा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह क्वेश्चन तो हर ही सेट में दिखने मिलता है जी। तो यह क्योंकि प्रत्येक कोशीय स्तर में ऊर्जा का क्षय होता है और केवल कितना % अगले में हस्तांतरित होता है? केवल 10% होता है। और 90% क्या होती है? नष्ट हो जाता है। 90% क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और यह किन्होंने कहा था? लिंडमान ने। किन्होंने यह नियम दिया था? लिंडमान ने। तो जो 10% एक दूसरे में स्थानांतरित होता है, इस नियम को किन्होंने दिया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। और हमेशा यह क्या होता है? सीधा ही होता है। पिरामिड हमेशा इसमें क्या बनेगा? सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 2 कार्बन परमाणु वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन को उनमें उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है। चलिए इसका सभी का हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला, तभी आपका हाइड्रोजन परमाणु निकाल सकते हैं जी। हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तब आप क्रम वाइज इसको सजा सकते हैं। चलेंगे एथेन का फॉर्मूला देखेंगे, क्या हो जाए? C2H6 हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु कितना हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा। उसी तरह एथीन का फॉर्मूला क्या होती है? C2H4 होता है। क्या होता है एथीन का फॉर्मूला? C2H4 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना हो जाएगा? 4 गो हाइड्रोजन परमाणु होगा। हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा? 4 गो होगा। क्या गो होगा? 4 गो होगा। उसी तरह अगर बात करें एसिटिलीन का, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होती है? C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा? 2 गो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु क्या गो होगा? 2 गो होगा। इसी तरह बात करेंगे एथिलीन, एथिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा, जिसमें आपको 5 गो क्या बनेगा? हाइड्रोजन परमाणु बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन परमाणु। देखेंगे आप लास्ट में यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें हाइड्रोजन 6 गो है तो 6 हाइड्रोजन परमाणु हुआ। इसमें हाइड्रोजन 4 गो है तो 4 हाइड्रोजन परमाणु हुआ। इसमें 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हुआ। इसमें 5 हाइड्रोजन है, इसमें 5 गो हाइड्रोजन परमाणु हुआ। तो एथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6, एथीन का हो गया C2H4 और एसिटिलीन का क्या हो गया? C2H2 और एथिलीन का क्या हो गया? C2H5। और सभी का हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लिए। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रम वाइज सजा देंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है जी? इसमें क्या बन जाएगा आपका? 3। सबसे, हाँ, क्रम वाइज सजाना है। क्या करा है आपको? बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कम वाला देंगे। तो सबसे पहले कौन होगा? एसिटिलीन होगा। और एसिटिलीन 2 गो है। अब 2 गो के बाद अब ज्यादा कौन है? 4 गो है। तो 4 क्या होगा? एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए नंबर। पहले होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन के बाद एथीन, एथीन के बाद क्या होगा? एथिलीन। और एथिलीन के बाद कौन होगा? एथेन होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया कौन सा है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें कौन बन जाएगा आपका? 2H2 और आपको 2H2 बन गया। NOH NaCl, यह नहीं होगा आपका ZnCSO4। तो आपका कौन हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2 और 4। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है? भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है जी? कहां पे? क्या? असम में। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
39 क्या कहता है, 20 अगस्त 2025, 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल अग्नि की श्रृंखला का सफलतापूर्वक आपका परीक्षण किया गया। इसमें कौन सा अग्नि था, अग्नि 5 था। अगर इसकी रेंज की बात किया जाए, कितना रेंज, 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 की अगर रेंज की बात करेंगे तो 5000 किलोमीटर है जी। अगर इसकी और अगर विशेषता देखें, अगर वजन की बात करें तो इसका वजन है 50 टन। अग्नि 5 का वजन कितना है, 50 टन है। अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितना है, 1720 मीटर। कितना है आपका, 1720 मीटर है। तो अग्नि 5 का मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर, वजन कितना है, 50 टन है, लंबाई कितना है, 1720 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में क्या है जी, क्या ऑप्शन में लिखा है, भाई में भय प्रस्ताव के अंतर में क्या, अच्छा नए है, भारत में नए प्रस्ताव के अंतर से होगा जीएसटी। अच्छा क्वेश्चन छोटा अधूरा है, में जीएसटी, जीएसटी का आपका पूछ रहा है, जीएसटी प्रस्ताव का अंतर कितना होगा, या 5 और 18 के बीच होगा। कितना होगा, 5 और 18। इसमें क्वेश्चन आपका अधूरा था, जीएसटी के बारे में अंतर पूछ रहा है, तो कितना का होगा, 5 और 18% के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अमरसेन को किस वर्ष अर्थ क्या लिखते हैं जी, अर्थसेन, अर्थसेन को किस वर्ष, अच्छा नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो अमरसेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिलता आपका, 1998। अमरसेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिलता है, 1998 में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय नियोजन के इतिहास में जन योजना कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 1945 में एम एन राय के द्वारा। किनके द्वारा आता है, एन रॉय के द्वारा, 1945 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना नहीं रही थी, कौन रहा था आपका, 12वीं पंचवर्षीय। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन था, 12वीं पंचवर्षीय योजना था। यहीं पर अगर बात करें नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग से पहले क्या होता था, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले क्या होता था, योजना आयोग होता था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950। तो नीति आयोग के पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना रहा आपका, 12 को पंचवर्षीय। अगर योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 69, दूसरा रहा था 1978 से 80, और तीसरा रहा था 1990 से 92। यह योजना अवकाश था जी। यह योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 69, 1978 से 80, तीसरा क्या रहा 1990 से 92। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नेक्सस इनमें से किस चीज प्रोजना है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस इनमें से किसकी प्रोजना था, या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की। अच्छा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की थी। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कब होता है, 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, बेसल। बेसल, और बेसल कहाँ पे, बेसल सर कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड। तो बीआईएस की बैंक की स्थापना देखें तो कब हुआ, 1930 में। बीआईएस की बैंक की स्थापना 1930 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेसल में। और बेसल कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है जी, तो आम लोग तक बैंकिंग सेवाओं को विस्तारित करना। वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होती है, आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा, बिहार में कोयला का भंडारण किस जिले में स्थित है, तो भागलपुर और मुंगेर जिला में। बिहार में कोयला का भंडारण किस जिला में हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर जिला में। कोयला की अगर बात करें तो कोयला कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। पहला कोयला कौन होगा, पीट कोयला। दूसरा होगा लिग्नाइट, लिग्नाइट। और तीसरा हो जाएगा बिटुमिनस। कौन हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला। कौन हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला। चौथा कोयला की बात करें, एंथ्रासाइट। कौन होता, एंथ्रा
एंथ्रासाइट होगा। कौन होगा? एंथ्रासाइट। अगर पीट कोयला की बात करें तो इसमें कार्बन होगा आपका 50 से 60% होगा, और लिग्नाइट कोयला में होगा 65 से 70% कोयला होता है। बिटुमिनस में कितना होता है आपका? 70 से 85 के बीच होगा, और आपका लिग्नाइट एंथ्रासाइट में होगा 85 से ऊपर होगा। तो क्या देखिए, सबसे निम्न कोटि का कोयला, अगर सबसे निम्न कोटि का कोयला के सबसे निम्न कोटि, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है? आपका पीट कोयला। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? पीट कोयला है। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जालवास किस में पाई जाती है? लिग्नाइट कोयला में। तो भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जलवास भी किस में पाई जाती है? लिग्नाइट कोयला में पाई जाती है। बिटुमिनस की बात करें तो घरेलू यूज में, घरेलू में जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वह कौन सी कोयला का इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिनस कोयला का करते हैं। और सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला। टाइम होने के बाद नींद आने लगता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 43। 43 क्या कहता? भारत के कुल कितने राज्य का समुद्र तट रेखा, भारत के कुल कितने राज्यों का समुद्रीय तट रेखा कितना है? 9 गो है। अगर बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का जी, तो प्रायद्वीपीय भारत में 9 गो समुद्रीय तट रेखा लगता है। अगर पहले देखेंगे आपका पश्चिमी तट की अगर बात करें, चलिए इसको दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे कितना तट रेखा आपका? 9 गो राज्य में। कौन सा है? 9 गो है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन होगा? गुजरात होगा। कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात के बाद आपका जस्ट नीचे आएंगे तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य होगा। कौन होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो गोवा होगा। कौन होगा? गोवा। गोवा के जस्ट नीचे आएंगे तो कर्नाटक राज्य होगी। कौन होगा? कर्नाटक। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कौन होगा? केरल राज्य। तो 5 गो तटीय राज्य आपका पश्चिमी तट पे है। 5 गो तटीय राज्य कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे है। उसके बाद अगर इधर बात करेंगे तो आपको तो छठा नंबर कौन देखेंगे? तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। उसके बाद 7वां पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 7वां पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 8वां नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद अगर 9वां देखें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल होगा। तो टोटल कितने तटीय राज्य है आपका? 9 गो तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कौन हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। अगर तटीय यहाँ पे बात किया जाए स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आपका स्थलीय सीमा के बाद हम लोग देखें तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो कितना है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तटों की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। द्वीप सहित तटों की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। अगर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। दूसरा में कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरा में कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा 4 गो केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। तट राज्य में देखें तो यह राज्य था। इसके अलावा 4 गो केंद्र शासित प्रदेश आता है। वह पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप। दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप। तीसरा होगा दादर नगर हवेली, जिसको दमनद्वीप भी कहते हैं। चौथा हो जाएगा पुडुचेरी। कौन हो जाएगा? पुडुचेरी। कौन हो जाएगा? पुडुचेरी। तो 4 गो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, और कौन हो जाएगा? पुडुचेरी भी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता? आकार के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह कौन सी है? तो कौन हो जाएगा आपका? अरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरुण। आकार के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा कौन हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। चलिए आकार के अनुसार हम लोग ग्रह को सजा लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, मंगल के बाद बुध। टोटल 8 ग्रह है। हम लोग क्या देखिए इसमें आपका आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। 5वां बड़ा ग्रह कहेगा तो कौन हो जाएगा? पृथ्वी। 5वां बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास? बृहस्पति के पास कितना है जी? 274 गो है। क्या गो है? 274। और आपका सॉरी 95।
आपको बृहस्पति के पास 95 उपग्रह और शनि के पास कितना है 274। सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो किसके पास है, आपका शनि के पास 274 उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है, 95 को है। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का भैगनी ग्रह भी किनको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा भी किनको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। अगर परिक्रमण काल के अनुसार अगर सजाए हम लोग ग्रह, तो परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के आधार पर अगर ग्रह को सजाए तो कौन हो जाएगा, बुध। परिक्रमण का मतलब क्या हो गया, सूर्य की परिक्रमा को, मतलब सूर्य की परिक्रमा कौन कम समय में कर सकता है, तो सबसे पहले कम समय कौन लेगा, बुध 88 दिन लेता है। बुध के बाद हो जाएगा, बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि अरुण, अरुण और वरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरुण और वरुण। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच समय टाइम आपको 3 प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा कितनी अंतर होगा जी। देशांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 बजे और 3 बजे में अंतर कितना का होगा, 3 घंटा का होगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होती है, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। 3 घंटा में कितना मिनट होगा, कितना होगा, 180 मिनट। 3 घंटा में कितना मिनट होगा, 180। तो 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 180 में कितना हो जाएगा जी, 180 बटा क्या कर देंगे 4, तो कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। 180 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 45 डिग्री। ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कहता है, कर्क रेखा निम्न में से किन देश से नहीं गुजरती है, तो ईरान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें, जो 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा पूरे विश्व में 16 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीप से अच्छा जल निकाय से गुजरती है। तो 16 गो आपका देश से गुजरती है, 3 गो महाद्वीप से गुजरती है और 6 गो जल निकाय से गुजरती है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा आपका माही नदी को, कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम कौन करती है, माही नदी। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम कौन करती है, माही नदी करती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, जहां शुरू होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर भारत की बात करें तो कौन हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड के बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम राज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 गो बाजी, कौन छूट गया आपका, पश्चिम बंगाल छूट रहा है इस पे। हाँ, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कौन हो जाएगा आपको, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए हम लोग यहाँ पे जानना है कि 16 जो देश देखे, 16 देश के बारे में जानेंगे कि कौन कौन देश से गुजरती है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के 2 देश से कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 2 देश से गुजरती है, मैक्सिको, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास। तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश थे, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 2 देश से मैक्सिको और बहामास। उसके बाद आपका एंट्री करेगा या अफ्रीका में, कहां पे एंट्री करेगा, अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन देश आ जाएगा, पहले हो जाएगा पश्चिमी सहारा, पहले कौन हो जाएगा, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, मारिटानिया कौन हो जाएगा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिस्र। इसके बाद आपका ये चला जाएगा एशिया महाद्वीप में, कहां पे चला जाएगा, एशिया में। एशिया में आएगा आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई, यूएई। उसके बाद ओमान, ओमान, ओमान के बाद आएगा यह भारत में, ओमान के बाद आएगा भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, ओमान के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, कहाँ पे जाएगा, म्यांमार, म्यांमार के बाद आएगा चीन और चीन के बाद कहाँ जाएगा, ताइवान में, कहाँ जाएगा, ताइवान में। तो कर्क रेखा विश्व में
16 देशों से गुजरती कर्क रेखा भी इसमें कितना देशों से, 16 देशों से। उत्तरी अमेरिका के 2 देश, उत्तरी अमेरिका कितने देश, 2 देश, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और कहां से, बहामास से। अफ्रीका के कई देश से, तो आपका पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। तो अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से गुजरती है। जबकि एशिया का कौन कौन देश हो जाएगा, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से गुजरती है। कहां से गुजरती है, ताइवान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, थोड़ा सा कम समय है इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजन का चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। यदि मिश्रधन 605 हो जाए तो मूलधन क्या होगा जी। मिश्रधन दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला क्या होती है, ए बराबर क्या होते हैं, पी इंटू 1 प्लस आर बटा क्या होता है 100 पावर क्या होता टी होता है ना। आपका मूलधन मिश्रधन कितना दिया है, 605 दिया है, मूलधन निकालना है ना, तो 1 प्लस आर का मान कितना दिया, 10 बटा कितना करेंगे 100 पावर टी आपको कितना 2 वर्ष दिया है। चलेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका 605 है इधर और इधर कितना हो जाएगा, पी 0 0 कट गया तो 11/10 पे पावर कितना हो गया 2। इसको अगर करेंगे तो आपको पी का मान कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बता देंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। इस कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा कम समय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्या कह रहा है आपका, यदि यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5000 हो और इसे 4000 में बेचा गया तो छूट कितना है जी। 5000 में मूल्य है और 4000 में बेचा गया तो छूट 1000 का है। 5000 में से 4000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा जी, 1000 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ पूर्णतः अभिक्रिया किया जाए तो वह कितना द्रव्यमान बनाएगा। तो 64 ग्राम दिया है ना H2O। अब यहाँ पे H2O की अगर बात करेंगे तो H2 प्लस O2 कराएंगे तो क्या बनेगा 2H2O बनेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H2O प्लस O2 प्लस क्या बना 2H2O। अब इसका मान निकालेंगे, 2 हो गया। हाइड्रोजन का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 इंटू क्या करेंगे 2 और इसका मान कितना होता है आपका 16 होता है। तो निकालिए कितना हो गया 16 दूना 32 और प्लस इसको जोड़ना है ना 32 आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, 32 दूस कितना हो जाएगा, अच्छा 2 दूना 4, अच्छा यहाँ पे गलती किए हैं, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा ना, हाइड्रोजन का तो 2 दूना 4 हुआ। अब प्लस आपका ऑक्सीजन का कितना O2 होगा ना, तो 16 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना निकलेगा 36। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आएंगे। 54 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ तीव्र तीव्र बुदबुदाहट देगा जी। कौन देगा CH CO3 ऑप्शन नंबर कौन बनेगा आपका सी नंबर, एथनोइक अम्ल होगा ना, एथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पावर्तक गुण पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो क्या होता है, यह घट जाता है, या क्या होती है घटता। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर पावर्तक गुण क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की सल्फेट के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, लेंस सूत्र पर उपयोग करने पर किस प्रतिबिंब की प्राकृतिक और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों में से तार्किक क्रम को व्यवस्थित करें जी। इसमें हो जाएगा, दिए गए मानों का पहचानता और उचित चिन्ह पिरामिड होती है, ऑप्शन 2 भी होगा, 3 भी होगा। आवर्धन की गणना करें, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, वास्तविक, आभासी, उल्टा और सीधी भी होती है। कौन बन जाएगा आपका 2 3 2 3 1 4। फिर उसके बाद कौन बनेगा, एक ऑप्शन नंबर कौन होगा बी बनेगा। कौन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्या कर रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता, इनका संबंध किस राज्य से है। तो कहां से, राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता, इनका संबंध किस राज्य से, आपका राजस्थान राज्य से।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 59। 59 क्या कर रहा? हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन आ चुका है? तो बिरला परिवार आ चुका जी। रून इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली की बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर अभी कौन है आपका? बिरला परिवार है। अगला क्वेश्चन 60 क्या कर रहा है आपसे कि इंडियन फीमेल फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? होम बाउंड को। किनको मिला? होम बाउंड। इंडिया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किनको मिला? होम बाउंड को मिला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है कि भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना परसेंट तक रहती है? तो कितना हो जाएगा? 47%। कितना होता है? 47। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगभग कितना परसेंट होती है? 47%। इसके अलावा अगर सिलिकॉन की अगर आपसे यहाँ पूछ लेता, सिलिकॉन होता है 27.72। कितना होता है? 27.72 होता है। इसके अलावा अगर एल्यूमिनियम की अगर बात पूछा, आपका होता है 8.13। एल्यूमिनियम में अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा? 8.13। तो क्या देखिए भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितना होता है? 47% के आसपास होती है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 2772। उसके बाद एल्यूमिनियम कितना होता है? 8.13। लोहा कितना हो जाएगा? 5%। लोहा कितना पाया जाता है? 5%। भूप्रपट्टी में लोहा कितना परसेंट होती है? 5% होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पुनः रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है जी? सिस्ट, पाइलाइट, उपरोक्त में दोनों जी, दोनों है। आपका सिस्ट भी है, पाइलाइट भी है। तो आपका निम्न में से कौन से पुनः रूपांतरित चट्टान का उदाहरण? तो सिस्ट है और पाइलाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63। 63 क्या करा है? निम्न में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है जी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू, कंगारू का देश किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता। प्यासी भूमि का देश भी किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता। बेनिस को क्या कहा जाएगा? अच्छा ये वाला बताएंगे आप लोग क्या होगा, बेनिस का क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा गया? न्यूजीलैंड को कहा गया। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें थाईलैंड, थाईलैंड को क्या कहा था? सफेद हाथियों का, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता। इसके अलावा बहरीन को क्या कहा जाता है? मोतियों, मोतियों का द्वीप क्या कहा जाता? मोतियों का द्वीप। बहरीन को क्या कहा जाता? मोतियों का द्वीप कहा था। और रोम को क्या कहा जाता? रोम को कहा जाता पोप का सर, पोप का सर किसको कहा जाता? रोम को। पोप का सर किसको कहा जाता? रोम को। तो क्या देख, अच्छा वेनिस की याद आ गया ना। वेनिस को कहा जाता एट्राइटिक तट, एट्राइटिक एट्राइटिक तट का रानी। एट्राइटिक तट की रानी किसको कहा था? वेनिस को कहा जाता है। तो भूटान को क्या कहता? लैंड ऑफ थंडरबर्ड। क्या कहता? लैंड ऑफ थंडरबर्ड कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहता? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश कहता। थाईलैंड को क्या कहता? सफेद हाथियों का देश। और बहरीन को क्या कहते हैं? मोतियों का द्वीप। रोम को क्या कहा जाता? पोप का सर। पोप का सर कौन हो गया? रोम। और एट्रियाटिक तट का रानी किसको कहा था? वेनिस को। एट्रियाटिक तट का रानी किसको कहा जाता? वेनिस को कहा जाता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। 64 क्या करा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है जी? किसमें हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 12 से 35। कहां से कहां तक हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। टोटल कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला कौन देखेंगे? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां से हो जाएगा? 14 से 18। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां हो जाएगा? 19 से 22। कहां से कहां से हो जाएगा? 19 से 22। तीसरा अगर देखेंगे आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से हो जाएगा? 23 से 24, 23 से 24। चौथा अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, यह हो जाएगा 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता
25 से 28। पांचवा देखेंगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बात करेंगे तो 29 से 30 हो जाएगा। उसके बाद छठा हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब हो जाएगा? अनुच्छेद 32। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है जी। क्या देखे, समानता का अधिकार, टोटल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, अब कितना हो गया? 6 प्रकार का। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कितना हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 क्या कहता है? कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। कोणार्क उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता? उड़ीसा में मनाया जाता। अगला क्वेश्चन आता है, इसके अलावा देखें यहाँ पे और का रथ यात्रा, मणिपुर आपका उड़ीसा भी हो गया। कांग चितवा ना, कांग चितवा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। उगादी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। उगादी भी कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या कर रहा है? फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनियर के गीतों का भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो क्या था? ए आर रहमान। क्या नाम था? ए आर रहमान था। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहल्लव के नाम से जाना जाता है? पार्थियन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पार्थियन। भारतीय संतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहल्लव के नाम से जाना जाता है? पार्थियन को जाना जाता है। शक मूलतः 5 राज्यों में, 5 जगह में विभक्त था जी। शक 5 भागों में विभक्त था। पहला हो जाएगा अफगानिस्तान। पहला कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। दूसरा कौन था? मथुरा। दूसरा कौन हो जाएगा? मथुरा। तीसरा हो जाएगा ऊपरी ऊपरी दक्कन। कौन हो जाएगा? ऊपरी दक्कन, जिसको उज्जैन हम लोग कह सकते हैं, उज्जैन। अब चौथा हो जाएगा पंजाब में। चौथा कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। पांचवा हो जाएगा पश्चिमी भारत। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी भारत। पश्चिमा कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी भारत। तो क्या देखिए, शक मूलतः 5 भागों में डिवाइड था। अफगानिस्तान, मथुरा, ऊपरी दक्कन जिसको उज्जैन कहते हैं, पंजाब, और कहाँ हो गया? पश्चिमी भारत हो गया। और पार्थियन लोगों के अगर मूल निवास स्थान माना जाए तो कहाँ था इसका? ईरान था। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ईरान था। अब यहाँ पे आता सबसे पहले कौन आते? हिंदुनानी के पास शक के बाद पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए थे। बात करेंगे कुषाण वंश की स्थापना किन्होंने किया था? कुजुलकर्ण फीसस ने। कुषाण वंश की स्थापना किन्होंने किया था? कुजुलकर्ण फीसस ने किया था। सबसे प्रसिद्ध राजा उसमें कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने शक संबंध की शुरुआत किया था। कनिष्क ने क्या चीज की शुरुआत किया था? शक संबंध की शुरुआत किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। कब किया था? 78 ईस्वी। तो शक संबंध की शुरुआत किन्होंने किया था? शक आपका कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या करा? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था जी? तो रास बिहारी बोस ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी ने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। दिल्ली के चांदनी चौक पर इस पे बम फेंका गया था। दिल्ली के कहां पे? चांदनी चौक पर। दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग पर कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912। कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 69। 69 क्या रहा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जब आपको पता होनी चाहिए कोविड, जब कोविड आया था जी, कब आया था? 2019 में। 2019-20 में ना, 2019-20 में जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो आपका कब शुरू किया गया था? 20 जून 2020 को। तो कब शुरू किया गया? 20 जून 2020 को। तो 20 जून 2020 को क्या शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार, जो प्रवासी मजदूर के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए किया गया था? प्रवासी मजदूर के लिए किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 20 जून 2020 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी अगर वर्तमान में वित्त मंत्री पूछा जाए तो कौन है आपका? निर्मला सीतारमण है। आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाए, बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन कौन देखेंगे? 70। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदाड़ो है।
अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा अष्टानागार भी अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के तट पर हो जाएगा जी? सिंधु नदी पाकिस्तान में। कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पे हो जाएगा? सिंधु नदी पाकिस्तान। अगर यहाँ पे बात किया जाए नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके खोज किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब होता है? 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा कब किया जाता है? 1922 में किया जाता है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ में क्या कहा जाता? मृतकों का टीला। क्या कहा जाता? मृतकों का टीला। सबसे बड़ा स्नानागार भी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में ही माना जाता है। इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी का मूर्ति भी कहाँ से मिला? आपका मोहनजोदड़ो से मिला। सांची की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्कूल बैग में एक जूते के मूल्य 11.9 है, क्या अनुपात में है? कितना अनुपात दिया है? 11:9 दिया है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक है जी? 2 का है, तो 2 का ही मान आपको कितना दिया है? 450 दिया। पूछा किसका? आपका जूते का। जूते का कितना है? 9 है। तो 450/2 इंटू क्या करेंगे? 9। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 225 इंटू 9 हो जाएगा। 225 को 9 से गुना करेंगे, 9×5=45, 4, 9×2=18, 4×22, 9×2=18, 20। कितना हो जाएगा? 2025। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है कि एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर दोनों को काम को कितने दिन में करेगा? ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है? 25 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। अगर 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 75। अब हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 15 से 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? हाँ, 5 बार में ना। 5 25, 25 या 75, और यह 3 बार में जाएगा आपका। अब क्या कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करता है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता? 8 काम करता है ना। तो 75 काम करने में कितना लगेगा? 75/8। ऑप्शन यही है क्या? आप इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे 9.3/8 होनी चाहिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9×8=72 होगा ना। 9×8=72, बचा कितना? 3 आपका 8 हो गया। 9.3/8 बनेगा। कितना बनेगा? 9.3/8 बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 73। 73 क्या कह रहा है? तो प्रतिरोध R1 और R2 को एक वोल्टेज स्रोत V से समांतर में जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होती है, बात सही है। R2 से बहने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक होगी। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R2 से भी छोटा है। स्रोत में निकलने वाली कुल धारा R1 और R2 में बहने वाली धाराओं का क्या होती है? योग होती है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सॉरी, 74। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 100 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि 30 दिन के लिए बिजली का बिल निकाला जाए तो आपका ऊर्जा की लागत 4 रुपया प्रति यूनिट है। आपका यूनिट दिया है जी, कितना वोल्ट जला रहा है? आपका 100 वाट का जला रहा है। और कितना दिन जला रहा है? 30 दिन जला रहा है। कितना वाट का जला रहा है? कितना आपका यूनिट आ रहा है? 4 रुपया प्रति यूनिट। कितना करेंगे? बाय 1000 कर देंगे। कोई भी अगर आपका दिया रहे कितना दिन करता है, कितना बल्ब वाट का जला रहा है, और कितना टाइम चला रहा है, यूनिट कितना आ रहा है, तो 4 रुपया। इसको कटाएंगे, 0 0 कट जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4×3=12 हो जाएगा। गलत हो गया क्या? अच्छा अच्छा, घंटा को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर इसको देखेंगे तो किसको चेंज करना पड़ेगा आपको? 5 घंटा को ना। घंटा को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा आपको? पहले लिखेंगे 100, गुना हो जाएगा आपको 1 इंटू 5, 30 दिन हो रहा। अब इंटू 4 यूनिट का रहा है ना। 4 यूनिट का रहा, बटे क्या करेंगे? 1000 करेंगे। तो इसको कटाएंगे तो आपको ये 0 0 कट जाएगा ना। तो कितना हो गया? 5×20, 20 दिया कितना हो गया? 60। 5×20
पिछले 60, 10, अच्छा ये जीरो कट रहा है ना, हाँ ठीक है, 60 होगा, कितना आएगा आपका 60। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी, कौन बनेगा, बी नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्या कह रहा है आपको, हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत प्रकाशित किस पे निर्भर करता है जी, पूर्णांतरिक परावर्तन, किस पे निर्भर करती है, पूर्णांतरिक। हीरे का चमकना, मृच्छिका का बनना, हीरे का चमकना, मृच्छिका का बनना, सब किस पे निर्भर करती है, पूर्णांतरिक परावर्तन, किस पे आता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 76 क्या कह रहा है, 2 kg द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड की 36 वेग से दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिच्छेद कितना हो जाएगा जी, तो वो -1.5 बनेगा, इसको बना लीजिए, 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युतमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाती तो इसके क्या होगा, लघुपथ होगा ना। जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युतर तार और उदासीन सीधे संपर्क में आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, यह लघुपथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मेलबर्न, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किन्होंने जीता आपका, अभिषेक बच्चन। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्होंने जीता, अभिषेक बच्चन ने। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीम फूड हब माउली, माउली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया आपका, मुंबई में किया गया, कहाँ पे हुआ, मुंबई। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्टीम फूड हब माउली का उद्घाटन कहाँ पे हुआ आपका, मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, 80 में क्या है, बिहार में पहली बार 12वीं एशियाई कप 2025 का आयोजन किया गया, इसका शुभांकर क्या है, चांद है, क्या आपका, चांद अर्थात बाघ। बिहार में पहली बार 12वीं एशियाई कप 2025 का आयोजन किया गया, इसका शुभांकर क्या है, चांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 81 में क्या कह रहा है, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, किसके साथ बनाती है आपका, पाकिस्तान। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी शिखर सीमा बनाती है, पाकिस्तान। अगर भारत की बात करें, भारत और पाकिस्तान की सीमा कितना लगता है, 3323 किलोमीटर, कितना लगता है, 3323। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3323 लगता है। चीन से कितना लगता है, 3488। भारत और चीन से सीमा कितना लगता है, 3488। एक केंद्र शासित प्रदेश और कितना लगता है, 4 राज्य से लगता है। पाकिस्तान की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 3 राज्य में कौन हो जाएगा, तो पंजाब, पंजाब के बाद आपका कौन हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब राजस्थान और गुजरात, पंजाब राजस्थान और कौन हो जाएगा, गुजरात। वहीं चीन की बात करें, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन लगेगा, लद्दाख। भारत और चीन की सीमा, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और 4 राज्य में कौन आ जाएगा आपका, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, 82 में क्या कह रहा है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था जी, मुनरो था। बक्सर का युद्ध होता कब है, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में जो अंग्रेजों के साइड का कौन था आपका, मुनरो था। इधर से देखेंगे तो मीर कासिम था, मीर कासिम, मीर कासिम। इसके अलावा था सिराजुद्दौला, 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 सुजाउद्दौला की सिराजुद्दौला जी, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं होगा, सुजाउद्दौला होगा, सुजाउद्दौला कौन होगा, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के अलावा वह शाह आलम, शाह आलम द्वितीय होगा, कौन होगा, शाह आलम द्वितीय होगा, कौन होगा, शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति मुनरो था, और आपका हुआ कब था, 22 अक्टूबर 1764 को। इधर के कौन था आपका, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और कौन था, शाह आलम द्वितीय था। इसी के बाद अगर बक्सर युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का वास्तविक आधिपत्य हो गया था कहाँ पे, भारत में। भारत में अगर वास्तविक रूप से स्थापना की बात किया जाए कि अंग्रेजों का कब आधिपत्य हो गया था, तो बक्सर युद्ध के बाद। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगर इसी में देखें इलाहाबाद की संधि की बात करें, इलाहाबाद, इलाहाबाद का 2 संधि हुआ था जी। पहला कब हुआ था, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। और इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें, 16 अगस्त 1765 को। कब हुआ था, 16 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि में देखेंगे तो किन्होंने अपना मतलब कारभार दे दिया था आपको, क्या कहते हैं, अंग्रेजों को सौंप दिया। इसमें बिहार, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, बंगाल, यह सब
किसको दे दिया गया? आपको अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो क्या देखिए, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या करा? पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? भीमबांध कहाँ पे पड़ता है? मुंगेर में। यह सही है। भीमबांध और मुंगेर कहाँ, भीमबांध कहाँ पे है? मुंगेर में। नागी डैम कहाँ पे हो जाएगा? जमुई में। कैमूर बक्सर में। नहीं जी, कैमूर आपका, ये कैमूर गलत हो जाएगा। कैमूर आपको कैमूरे में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कैमूर जिला में ही पड़ता है। उसके बाद राजगीर की बात करें तो राजगीर कहाँ हो जाएगा? नालंदा। राजगीर कहाँ हो जाएगा? नालंदा। तो भीमबांध मुंगेर हो गया, नागी डैम कहाँ पे हो गया? जमुई में हो गया, कैमूर कहाँ पे हो गया? कैमूर में हो गया, और राजगीर कहाँ पे हो गया? नालंदा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या करा? बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1936 में। बिहार में बर्खास्त आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1936 में। बिहार में बर्खास्त आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आपको 85। भारत भारतीयों के लिए एक नारा किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके अलावा अगर जान, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? दादा स्वामी दयानंद सरस्वती। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर भारत का मार्टिन लूथर किंग की बात किया जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता? स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही। अगर आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पे किया था? बंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किनके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानी हिंदू भी किनको कहा जाता? विवेकानंद। तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता? विवेकानंद को जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। चटगांव शस्त्रगत हमला किससे संगठित है? तो सूर्यसेन से है। चटगांव शस्त्रगार हमला हुआ कब था? यह हुआ था 18 अप्रैल 1930 में। शस्त्रगार हमला हुआ था 18 अप्रैल 1930 में। तो आपका चटगांव शस्त्रगार हमला किससे संगठित था? तो सूर्यसेन से संबंधित था, हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 87। 87 क्या कह रहा है? लोकमान, लोकमान की उपाधि किसे दी गई है आपको? बाल गंगाधर तिलक को। है, लोकनायक है ना, लोकनायक दिया था जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किनको दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। चलेंगे, इसके अलावा भी अगर हम लोग जान ले, अगर सीमांत गांधी की बात करें, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किनको दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार का। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी। अगर राष्ट्रपिता की बात किया जाए, राष्ट्रपिता की उपाधि किनको मिला था? तो महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता की उपाधि किनको मिला? महात्मा गांधी को मिला। इसके अलावा देशबंधु, देशबंधु किनको कहा गया? देशबंधु कहा गया चित्तरंजन दास। देशबंधु किनको कहा गया? चित्तरंजन दास को। देशबंधु किनको कहा गया? चित्तरंजन दास को। इसके अलावा दीनबंधु, दीनबंधु की बात करें, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज को। दीनबंधु किसको कहा गया? सी एफ एंड्रूज को। भारत का कोकिला, भारत का कोकिला, भारत का कोकिला, भारत का कोकिला किनको कहा था? सरोजिनी नायडू को। भारत का कोकिला, भारत की कोकिला किनको कहा जाता? सरोजिनी नायडू का कहा जाता। स्वर का कोकिला, स्वर का कोकिला, स्वर का कोकिला किसको कहा जाता? लता मंगेशकर को। किनको कहा जाता? लता मंगेशकर को। स्वर का कोकिला किनको कहा था? लता मंगेशकर। बिहार का कोकिला, बिहार का कोकिला किनको कहा जाता? बिहार का कोकिला सरदा सिन्हा को। किनको कहा था? सरदा सिन्हा। बिहार का कोकिला किनको कहते? सरदा सिन्हा को कहा जाता। जननायक, जननायक किनको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर। जननायक, जननायक किनको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक, लोकनायक जो आपको पूछा, लोकनायक किनको कहा था? जयप्रकाश नारायण को कहा। अगर लोकमान की बात करें, लोकमान, लोकमान किनको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान किनको कहा जाता? बाल गंगाधर तिलक। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, देशबंधु चित्तरंजन दास को, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज को, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को, स्वर का कोकिला लता मंगेशकर को, बिहार की कोकिला सरदा सिन्हा को कहा जाता। इसके अलावा जननायक किनको कहते? कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किनको कहते? कर्पूरी ठाकुर। और लोकनायक, लोकमान किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे।
88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 में। यह महात्मा गांधी और आपका दलित के नेता अंबेडकर के बीच हुआ था। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और किनके बीच होती है? भीमराव अंबेडकर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या कर रहा है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किनके द्वारा? तो मोगलीपुत तीस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत तीस। यहाँ पे अगर बात करेंगे बौद्ध संहिता की, तो प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ था आपका? 483। प्रथम बौद्ध संहिता 483 में। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था आपका? इसमें महाकश्यप। किन्होंने किया था? महाकश्यप ने किया था। इसमें शासन चल रहा था अजात शत्रु का। किनका चल रहा था? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करें तो यह 383 में। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 में। इसका अध्यक्षता किया था साबा कामिनी। किन्होंने किया था? साबा कामिनी। किन्होंने किया था? साबा कामी। शासन चल रहा था काला अशोक का। किनका चल रहा था? काला अशोक का चल रहा था। तीसरा बौद्ध संहिता की बात करें तो यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तीस ने मोगलीपुत्तीस ने किया था। किन्होंने किया था? मोगलीपुत्तीस। शासन चल रहा था अशोक का। किनका चल रहा था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात करें तो यह हुआ था 98 ईस्वी में। कब हुआ था? 98। इस सब आपका ईसा पूर्व था, अब 98 ईस्वी हो गया। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? वसुमित्र ने। किन्होंने किया था? वसुमित्र। जिसमें शासन किनका चल रहा था? कनिष्क का। किनका चल रहा था? कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संहिता में ही बौद्ध शाखा आपको दो भाग में बढ़ गया था, महायान और हीनयान में। पहला क्या देखे? प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसापुर में। ईसापुर में जी, यह क्या है आपका? ईसापुर। प्रथम बौद्ध संहिता 483 में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। शासन चल रहा था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 में सवाकामी के द्वारा किया गया। शासन किनका चल रहा था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संहिता 250 में हुआ मोगलीपुत्तीस के द्वारा। शासन किनका चल रहा था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संहिता 98 ईस्वी में हुआ, वसुमित्र के अध्यक्ष थे इसमें। शासन किनका चल रहा था? कनिष्क का। शासन किनका चल रहा था? कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है जी? कौन हो जाएगा आपका? ये बुलर है, पुत्र नहीं हो जाएगा, बुलर झील होगा। कौन होगा? बुलर झील। तो क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है? बुलर झील है। चिल्का झील की बात करें, कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। संभर झील की बात करें पे राजस्थान। संभर झील कहाँ पे आपका? राजस्थान। संभर झील कहाँ पे है? राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन में था चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। सांभर झील कहाँ पे? राजस्थान में। बुलर झील सबसे आपका मीठे पानी का झील है और कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में। इसी पर आपका केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे। 91 क्या कहता है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी पाई क्या दिया हुआ है जी, जिसकी आपका आर का मान दिया होगा ना, आर आपका ऊंचाई दिया है। ये ऊंचाई 8.5 मीटर और आधार का व्यास कितना है? 10 मीटर। यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या होता है, निकालने क्या क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 2πr और आर प्लस क्या होगा? एच होगा। तो 2πr ब्रैकेट आर प्लस क्या होता है? एच होती है। 2 × π को रहने देते हैं। आर का मान कितना दिया आपका? 5 और आपका मान 5 और एच का मान आपको कितना है? 8.5 है। कितना है? 8.5 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10π हो गया और इधर कितना हो गया आपका? 8 5 13, 13.5 हो गया। 13 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 135π होगा। कितना है? 135π। तो हम लोग जानते हैं कि आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है? एच होता है। कितना आया? 135π होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे। 92 पे ना, 91 हो गया। 92 क्या कर रहा है, एक सरलीकृत का मान निकालना है जी। क्या क्या है इसमें बताएंगे थोड़ा सा। इसका 5 बटा, पहले क्या है आपका? 5/16 का मतलब क्या होगा? गुना होगा। 7/8 और क्या है? गुना आपका 6 + 15 - 10, यही है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/16 इंटू 7/8 इंटू 6 प्लस आपको 15 में अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसको कटाइए तो कट रहा है क्या? या 4 बार में चला जाएगा या कितना हो जाएगा? 3 बार में तो नहीं कटेगा। अब 7 × 5 = 35। अब 35 तिया कितना होता है? 5 या 15 के 3 तिया 9 1 10 105 16 × 64 और प्लस क्या होगा? 5। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 465 425/64 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 425/64। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा?
3 नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम जैसे ही लीजिएगा या 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 105। इसको गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 2 32। अब इसको जोड़ेंगे तो 105 और कितना हो गया आपका? 425/64 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कर रहा है आपका? +3D -2 5D क्षमता वाले दो पतले लेंसों की संपर्क में रखा गया संयोजन की क्षमता फोकस दूरी कितनी होगी जी? अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3.5 और यह माइनस में है ना, तो माइनस में 2.5 कितना आएगा आपका? 1 आएगा। प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1 डायोप्टर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। चलेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कम करना है। क्या है? कथन सही नहीं है। यह सही है। यह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार परतों पर केंद्रित है। यही आपका गलत है जी। ऑप्शन नंबर कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कर रहा है आपका? एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये तो फिर आ गया आपका, हमेशा सीधा होता है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होती है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। 96 क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नीलहरित और यूरिया। यूरिया इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो यूरिया इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या कर रहा है? मवेशियों में होने वाला खुरपक्का खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके कारण होती है जी? विषाणु के कारण। यह क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, बड़ी बार पूछा गया है कि मवेशियों में होने वाला खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके कारण होती है? आपका विषाणु के कारण। इसके अलावा अगर कुछ मवेशियों में रोग देखें, अगर रानीखेत की बात करें, रानीखेत, रानीखेत किस में होती है? या मुर्गी में मुर्गियों में होता है। तो रानीखेत बीमारी किस में होता है? मुर्गियों में होती है। अगर गिल्टी रोग की बात करें, गिल्टी रोग की बात करें, यह गाय और भैंस में होती है। गाय एवं भैंस में, स्तनधारी में गाय भैंस बकरी वगैरह में होती है। इसके अलावा अगर जाने थनेल, थनेल, थनेल अगर बीमारी की बात करें, थनेल, थनेल रोग किसमें होता है? दुधारू पशु में। दुधारू, थनेल रोग किसमें होता है? दुधारू पशु में होती है। थनेल रोग किसमें होती है? दुधारू पशु में होती है। तो क्या देखिए, रानीखेत, रानीखेत मुर्गियों में होता है। आपका गिल्टी रोग, गिल्टी रोग की बात करें तो गाय भैंस में होता है। और थनेल रोग किसमें होता है? आपका दुधारू पशु में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 98। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया आपका? कौन बन गया आपका? रियल मैड्रिड। कौन बन गया? रियल मैड्रिड। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन हो गया? रियल मैड्रिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच में सिनलेक्स 2025 का आयोजन किया गया? सिनलेक्स इनके बीच होता है श्रीलंका। सिनलेक्स के या मित्र शक्ति, सिनलेक्स या मित्र शक्ति की बात करें तो किनके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच होती है। जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन किनके बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। अमेरिका की बात करें तो टाइगर, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प किनके बीच होती है? भारत और अमेरिका। टाइगर, टाइगर क्लॉ की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच। इसके बाद युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास भी किनके बीच होती है? भारत और अमेरिका। तो टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लॉ, युद्धाभ्यास किनके बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच होती है। धर्म गार्जियन किनके बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। जीमैक्स भी कहें तो भारत और जापान के बीच हो जाएगा। श्रीलंका क्या होगा? मित्र शक्ति है। सिनलेक्स किनके बीच होती है? श्रीलंका के बीच होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि जलवायु, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तुवालू। कौन कर रहा है? तुवालू। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित आपका पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू कर रहा है। कौन कर रहा है? तुवालू। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कौन है? फुनाफोटी। अगर तुवालू की बात करें तो क्या इसकी राजधानी क्या है? फुनाफोटी है। चलेंगे तो ये आपका सेट नंबर कितना था? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। अब हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। तब तक के लिए जय हिंद।